Hello, friends. Welcome to an academy. This is me, Dr. Siddharth Arora. Friends, we have come to session number 3. Yes, episode number 3 of this summary course of Lakshmikant for Polity, जो मैंने तुम्हें वादा किया था कि हर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे ये सीरीज आती रहेगी और मैं बिट्स एंड पीसेस में, एक साथ नहीं, लेकिन बिट्स एंड पीसेस में तुम्हें पूरी लक्ष्मीकांत फॉर 7th एडिशन पूरी तरह से पढ़ा दूंगा. देयर विल बी नो इफ्स एंड बट्स अबाउट इट, राइट. एंड इसी सीरीज के लिए फिर हम लोग आज सेशन नंबर 3 पर आ गए, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स के, और इसको स्टार्ट करते हैं. लेकिन आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले बड़ा जरूरी है कि हम सब लोग 1 मिनट का एक ध्यान करें, हम अपने प्रेयर्स भेजें तो हमारे बच्चे जिनका अभी ओल्ड राजेंद्र नगर में एक हादसा, वो हादसा है कि इससे बड़ी त्रासदी नहीं हो सकती, इससे बड़ी ट्रेजेडी नहीं हो सकती जो उनकी मृत्यु हुई. ये सहा नहीं जा सकता. देयर इज नो, आई एम ए लॉयर, लेकिन मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं बोल नहीं सकता हूं. आई एम एन एजुकेटर और मैंने 5 साल हो ऑनलाइन मीडियम पे पढ़ाया. उससे पहले कई बार पढ़ा, कई साल मैं ऑफलाइन में पढ़ाता गया. कहीं ना कहीं जब हम लोग पढ़ा रहे होते हैं तो हमारा अपने स्टूडेंट्स के साथ रिश्ता हो जाता है. तो एज एन एजुकेटर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, एज अ सिटीजन मुझे और ज्यादा बुरा लग रहा है कि क्या हो रहा है हमारे सिस्टम को. लेकिन एज अ फादर, मेरा एक बेटा है, ओके, हु इज 19 ईयर्स ओल्ड, वो भी कॉलेज में जाता है. और जब ये न्यूज आई थी तो मैं बहुत ही ज्यादा घबरा गया था, विचलित हो गया था कि ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता था. ये बच्चे मैदान जंग में नहीं खड़े थे, कोई गाड़ी नहीं चला रहे थे, कोई पहाड़ पे नहीं, कोई एक्सकर्शन पे नहीं थे, एक सेफ जगह पर अपरेंटली बैठे हुए थे, पढ़ाई कर रहे थे, अपना करियर बना रहे थे, और उनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ. इट इज अ वेरी वेरी सैड थिंग. सैड इज नॉट द वर्ड, लेकिन क्या कह सकते हैं इस टाइम पर. जॉइन मी इन रीचिंग आउट एंड सेंडिंग आवर प्रेयर्स टू देयर फैमिलीज. क्या गुजरी होगी उस परिवार पर, आई डोंट हैव वर्ड्स टू डू दैट. सेकेंडली, एक और इंपॉर्टेंट इशू है कि आई एम अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर, आई एम अ प्रैक्टिसिंग लॉयर. तो मेनी पीपल हैव रीच्ड आउट टू मी, जो लोग मेरे साथ सोशल मीडिया पे वो जानते हैं मुझे उन प्रोटेस्ट में ओल्ड राजेंद्र नगर में बहुत सारे लोग ऐसा बड़े बड़े बोर्ड पे मेरी फोटो लगा के भी बोल रहे हैं. और मैं इन प्लीज टेल दिस, मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूं कि आई एम ऑल देयर, राइट, इन वॉट एवर कैपेसिटी, एज अ लॉयर, एज अ लीगल एक्सपर्ट, एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर. मेरे स्टूडेंट्स को, आपको कोई भी जरूरत है इस मुद्दे में, हम कुछ भी कर पाएंगे, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन. इनफैक्ट हमने शुरुआत भी कर दी है और उसके रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएंगे. सो मेनी पीपल हैव रीच्ड आउट टू अस, राइट, सोशल मीडिया के माध्यम से, और मैंने शेयर भी किया टेलीग्राम चैनल पे भी. आई एम विद यू, यू आर नॉट अलोन. मैं जब बोलता हूं कि मैं आपके साथ हूं तो मैं आपके साथ हूं. देयर इज नो इफ्स एंड बट्स अबाउट इट. सो लेट्स change, or at least try to change the system in whatever little capacity that we have. हम यही कर सकते हैं इस टाइम पर कि एक कोशिश कर सकते हैं, एक एक तैयारी कर सकते हैं कि ऐसा हादसा फिर से भगवान ना करे कभी भी हो, तो एटलीस्ट जो हमसे हो सकेगा हम जरूर करना चाहिए और हम करेंगे. ऐसा भी नहीं है कि मैं यहां पर से प्रीच कर रहा हूं, राइट, कि वी हैव द पावर्स, वी हैव द अरेंजमेंट्स, वी हैव द एक्सपीरियंस, व्हाई नॉट. तो बहुत ही दुख के साथ, लेकिन वी हैव टू कंटिन्यू आवर स्टडीज. तो इसी तरीके से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एपिसोड नंबर 3, बड़े भारी मन से, लेकिन करना तो है ही. ऑलराइट, सो दिस इज द एंटायर सीन, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द एपिसोड 3. ये बात तुम्हें अब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि मैं लक्ष्मीकांत क्यों पढ़ा रहा हूं. मैं लक्ष्मीकांत इसलिए पढ़ा रहा हूं बिकॉज लक्ष्मीकांत एक बहुत ही डिटेल्ड बुक है और एक स्पेशलाइज्ड बुक है. उसमें लिखा हुआ है कि इट इज फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, और वी आर यूज टू रीडिंग बुक्स. इस पॉइंट पे मैं आप सब लोगों को एक छोटी सी बात, और इफ टाइम परमिट्स आई शुड से, मैं ये नहीं कहना चाहता, ओके, मैं किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहता, लेकिन मैं फिर भी एक बात कहना चाहूंगा.
सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एक कठिन एग्जाम है, देयर इज, और इसके ऑड्स बहुत ज्यादा तुम्हारे फेवर में नहीं आते, ये सबको मालूम है, जग जाहिर बात है कि कई लाख लोग एग्जाम देते हैं, कई 100 सीट्स होती हैं, एंड दैट इज वाई इसके ऑड्स अगेंस्ट होते। मैंने इस दौरान जो 2-3 दिन में ये जब हादसा हुआ उसके बाद सोशल मीडिया पे आया, तो मैंने कुछ व्हाट आई गैदर्ड फ्रॉम पीपल्स ऑब्जर्वेशन कि मैं फिर ये बात बोल रहा हूं, एंड आई एम कमिंग लाइक एन एजुकेटर एंड अ फादर, मैं दोनों तरह की तरह से ये बात सुन रहा हूं, मैं पिता की तरह से भी बोल रहा हूं। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम ये एग्जाम पास करो, ये हमारी सबकी दिली चाहत है कि तुम ये एग्जाम पास करो। अगर तुम आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो तो बनो, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हो तो बनो, राइट, ये तुम्हारा इरादा है, तुम्हारा सपने, डू इट। लेकिन मैं फिर भी ये बोलना चाहता हूं कि यार जान से, जिंदगी से ऊंचा कोई करियर नहीं होता, ओके, इट इज नॉट इवन क्लोज। तो ये सब बातें बोलना बड़ा इजी होता है यार, यू नो, हिम्मत है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार, वो एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन आफ्टर अ वाइल अगर ये आपको नोटिस होने लग गया कि नहीं यार, ये मेरी हेल्थ को, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल हेल्थ को हैम्पर कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, मेरे रिश्ते बर्बाद हो रहे हैं, मेरा फ्यूचर खराब हो रहा है, यार कोई जबरदस्ती नहीं है, ओके, एंड आई रिपीट दिस अगेन, कोई जबरदस्ती नहीं है कि तुम्हारी लाइफ इसी के रास्ते से बनेगी। सी, हम पेरेंट्स होने के नाते, हम एजुकेटर्स होने के नाते, खासकर मैं पेरेंट होने के नाते, मैं तुम्हें बोलता हूं, तुम लोग सब मेरे बच्चों की उम्र में हो गए मेजोरिटी, मैं सबको ये बोलता हूं यार सुखी रहो यार, प्लीज कम बैक टू होम, स्टे हैप्पी, स्टे अलर्ट। अगर तुम अच्छे हो लाइफ में, तुमने पढ़ा है, तो आप कुछ ना कुछ अच्छा ऐसे ही कर डालोगे। सो डोंट टेक अननेसेसरी प्रेशर, थोड़ा प्रेशर ठीक है, लेकिन अननेसेसरी प्रेशर प्लीज मत लेना। तो ओल्ड राजेंद्र नगर की कहानियां सुना दीजिए, हम लोग 4-4 लोग एक कमरे में रह रहे हैं, या फिर यार हमारे इतने पैसे लग गए, मैं समझ रहा हूं यार, तो मुश्किल है, लेकिन अगर वो मुश्किलात कुछ इस लेवल पे आ रही है कि वो तुम्हें चुभने लग जाए, स्टॉप इट। मैं तुम्हें बोलता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं तुमको लक्ष्मीकांत सीरीज पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें खुद बोल रहा हूं कि मैं वर्ड बाय वर्ड, लाइन 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 सब कुछ इसके बहुत परे पढ़ा दूंगा तुमको। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो टेक प्लान बी, प्लान बी साथ में लेकर चलते जाओ, डोंट टेक अननेसेसरी स्ट्रेस, ओके। तो और उसी की वजह से ऐसी तकलीफें भी मत उठाओ जिसमें कि जान का जोखिम हो। देयर इज नो करियर वर्थ इट, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। सो तुम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनोखा, बड़ा, ह्यूज कर ही लोगे, since you are so talented and so hardworking. So let us start this with a very positive attitude, right? As I said, Tuesday, Thursday, Saturday ये सेशंस आएंगे, तो अभी 2 सेशंस आ चुके हैं, ये तीसरा सेशन है, राइट। और इसी तरह से हम लोग आपको कोशिश करेंगे, आपको चैंपियन बनाएंगे, ये मेरा बोर्ड है, राइट। सो आज हमारा हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स एपिसोड नंबर 3 है। सो एपिसोड नंबर 3, और जिन लोगों ने अभी तक सेशन नहीं देखे तो आपके पास अब तो यूट्यूब पर अवेलेबल है, 1-1 घंटे के सेशन से करीब करीब, यू कैन माइट एज वेल गो एंड सेशन नंबर 1 and 2 देख लीजिए, और रादर एपिसोड नंबर 1 and 2, मैंने नाम दिया उसको एपिसोड नंबर 1 and 2। ये सेकेंड लास्ट सेशन होगा, इसके बाद एक सेशन और होगा जिसमें हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स हम खत्म कर देंगे। तो अगर तुम्हें कहानी याद है तो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, और रादर लास्ट टाइम खत्म किया था कि 1773 से लेकर 1858 तक का जो जमाना था उसको कंपनी राज बोला जाता है, या फिर कंपनी रूल बोला जाता है, क्योंकि एक्चुअली कंपनी राज कर रही थी और कंपनी को कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे हो यह रहा था 1773 से लेकर 1858 तक, धीरे धीरे ऐसा हो रहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसा अंदर अंदर आती जा रही थी, वो अपना जो बैकग्राउंड वर्क था वो करे जा रही थी, और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी को परे किए जा रहे थे, बोले चलो तू हट जा, ओके। और ग्रेजुअली कंपनी की पावर कम होती जा रही थी। दूसरा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनका जो इंडिया पे कंट्रोल था वो और ज्यादा सेंट्रलाइज होता जा रहा था, वो सेंट्रलाइज कर रहे थे, सारी पावर बंगाल की तरफ जा रही थी। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया था वॉरेन हेस्टिंग्स, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया विलियम बेंटिंग, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये सब कुछ हो रहा था वाइल कंपनी रूल हुआ। लेकिन
1858 के बाद का जो भी टाइम पीरियड है, जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया से गए नहीं, 1947 तक जब तक गए नहीं, उसको क्राउन रूल बोला जाता है, क्योंकि राजा रानी जो भी थे वो राज कर रहे थे, राइट। इन द नेम, जो भी सरकार इंग्लैंड की होती है वो हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट या हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट बोलते हैं उसको, यानी कि राजा या रानी के नाम पे होते हैं। सो उनका जो हेड ऑफ द स्टेट है वो राजा या रानी है। सो इस तरह से आज हम जो पढ़ेंगे, हम क्राउन रूल को करीब करीब आधा देख लेंगे। सो 1858 से लेकर 1947 तक के टाइम पीरियड को बोला जाता है क्राउन रूल। तो ये कभी कभी सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, मेक श्योर दैट तुम्हें ये मालूम हो। तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि कंपनी राज कब से कब तक है, तो बोलना 1773, या कंपनी रूल कब तक है तो बोलना 1773 टू 1858, और 1858 टू 1947 हम बोलते हैं ये क्राउन रूल है, यानी कि जिसको हम ब्रिटिश राज बोलते हैं। फेयर एनफ। तो आगे बात करते। तो अब तुम्हें ये पूरी कहानी समझ में आते हुए इतना तो दिमाग में लग ही गया होगा कि मैं हिस्ट्री का टीचर तो हूं नहीं, तो मेरा जो थॉट प्रोसेस है, देखो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स है ना इसका नाम। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स में फर्स्ट वर्ड इज हिस्ट्री, इतिहास है। तो आपके जब इतिहास के टीचर्स होते हैं ना, वो भी ये पोर्शन पढ़ाते हैं, लेकिन जब वो पोर्शन पढ़ाते हैं तो उनका ज्यादातर ध्यान फैक्ट्स एंड इवेंट्स पे होता है, विच इज हिस्ट्री। लेकिन जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तो ये फैक्ट एंड हिस्ट्री से ज्यादा लॉ, पॉलिटी, राज व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजों पे ज्यादा ध्यान होगा। तो जैसे एक ही चीज को देखने के दो नजरिए, जैसे हम बजट जब पढ़ते हैं तो बजट में भी पढ़ाता हूं और तुम्हारे इकोनॉमी के भी टीचर पढ़ाएंगे, लेकिन दोनों का देखने का नजरिया अलग अलग होगा। सो एवरीथिंग के अलग अलग देखने के नजरिए होते। दिस इज वॉट आई एम गोइंग टू सी। मेरा यहां पर प्रोसेस होगा इंपॉर्टेंस ऑफ लेजिस्लेशंस, अलग अलग लॉ, अलग अलग एक्ट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, उसके अनुसार हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलेगा। तो हुआ क्या, एक बार मुझे थोड़ी सी कहानी आगे करनी पड़ेगी। तो द सिचुएशन वॉज, अब कहानी थोड़ी देर के लिए ऐसे बैठो और जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स, ठीक है, मजे करो, ओके, सब्जेक्ट को समझ लो। तुम्हें याद है कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो चुका था, 1857 का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो चुका था। ब्रिटिशर्स किसी भी वजह से मैं मान सकता हूं कि उनकी किस्मत ही अच्छी रही होगी, लेकिन वो जीत गए। और हमारा ये स्ट्रगल, ये हमारा फ्रीडम स्ट्रगल या जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, वो अनसक्सेसफुल हो गया। ब्रिटिशर्स बहुत शाणे लोग थे, ओके, ये बड़े समझदार लोग थे। ये लोगों को समझ में आया कि यार ये जो हुआ है ना, ये बहुत सारे कारणों की वजह से हुआ है, जो कि कारण प्रिटी मच अवॉइडेबल थे, ओके। तो उन्होंने बोला कैसे। अब तुम्हें थोड़ी बहुत हिस्ट्री से तो मालूम है, 1853 का जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट था, उस टाइम तक ही वो एक दुष्ट मानव आ चुका था जिसका नाम लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी ने एक कॉन्सेप्ट निकाला जिसको बोला गया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या बोला? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बोला कि देखो जी, अगर तुम राजा हो और तुम्हारी विरासत चलाने वाला तुम्हारा कोई हेयर नहीं है, हेयर नहीं है, तो भाई चिंता मत करना, वो जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है वो ऑटोमेटिकली लैप्स होकर ब्रिटिश क्राउन का पार्ट हो जाएगी या ब्रिटिश टेरिटरीज का पार्ट हो जाएगी। ये सही है। इसी बेसिस पे वो अवध खा गया और कितने सारे एरियाज खा गया वो। उसके बाद उसको बिल्कुल वैल्यू नहीं थी कि हमारे रिलीजियस सेंसिटिविटीज की। तुम्हें मंगल पांडे वाला इंसिडेंट मालूम होगा, इनफील्ड P53 राइफल वाला। फिर एक और चीज हो गया था, धीरे धीरे इंग्लिश लैंग्वेज का वर्चस्व, धीरे धीरे हमारी लोकल लैंग्वेजेस को साइड में, हमारे लोकल कल्चर्स को साइड में करना, ये सारी चीजें इंडियंस को ना धीरे धीरे अंदर जमा हो रही थी। एंड देन इट ब्लास्टेड आउट through Mangal Pandey and the entire incident started, which or rather it catapulted into what is called, snowballed into the first war of independence. अब ब्रिटिशर्स समझ गए। जब ये खत्म हुआ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, शुरू में तो इन लोगों ने बड़ा बदला लिया, ओके। इन्होंने ऐसे ऐसे क्राइम्स किए कि आज ये लोग, मतलब हम ये सोच के सियर उठेंगे कि इन लोग ने मास एग्जीक्यूशंस की, फांसी पे चढ़ाए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, तोपों के आगे बांध कर इनको सजा दी हमारे इंडिपेंडेंट फाइटर्स को। लेकिन ब्रिटिशर्स का एक इरादा पक्का हो चुका था कि उनको इंडिया हाथ से नहीं छोड़ना था। वो इसको सोने की चिड़िया था ना, जूल थी, द एंटायर जूल थीफ तो ये लोग ही थे, ओके। हम तो जूल ऑफ द क्राउन थे, जूल थीफ तो ये लोग थे, चोर थे ये लोग।
सो इन लोगों का इरादा था कि यार ऐसे कैसे हो रहा है, इंडिया हाथ से थोड़ा जाना चाहिए। तो इन्होंने सून आफ्टर दिस एक लॉ बनाया जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 ने दुनिया बदल दी। सबसे पहले इस लॉ की वजह से, इस लॉ की वजह से हम लोग पहली बार ऑफिशियली, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, औपचारिक तौर पे हम इनकी कॉलोनी बन गए। मेरी बात समझ आई? तो अब ये बड़ा क्लियर हो गया कि हम इनकी कॉलोनी बन चुके। तो अगर तुम्हें कभी क्वेश्चन आएगा कि कौन से लॉ की वजह से हम ऑफिशियली एक कॉलोनी बन गए, तो वो था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। ये क्लियर हो गया, यानी कि हमारी इंपीरियल पावर अब इंग्लैंड हो गई जो हम पर राज कर रही है, सिटिंग इन लंदन, और हम इनके ऑफिशियली कॉलोनी हो गए। दूसरी बात यह हो गई कि अब जो क्वीन विक्टोरिया है, उस टाइम क्वीन विक्टोरिया थी, क्वीन विक्टोरिया ने अपने आप को अनाउंस करवा दिया। क्या अनाउंस करा दिया? तो 1 नवंबर ऑफ 1858 को इन्होंने एक अनाउंसमेंट कराई एट प्रयागराज, अभी इलाहाबाद, ओके तब इलाहाबाद बोलते थे, प्रयागराज। तब ये बोला कि जी मैं हूं यहां की एम्प्रेस। आई नहीं थी वो, ओके, रानी यहां आई नहीं, लेकिन अपने आप को घोषणा करा दी, उद्घोषणा करा दी कि जी हाँ मैं यहां पर, मैं हूं यहां की महारानी, एम्प्रेस हूं। और जो सरकार बनेगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनेगी। मेरी बात समझ आई? लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्चुअली क्वीन या किंग को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये गवर्नमेंट बन जाएगी हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट। अगर ये किंग होता तो ये हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट बनता। तो सब कुछ ही चेंज हो गया यार, राइट? अचानक पूरा, मतलब एक तरह से अब ये बात पक्की हो गई कि हम पर कंपनी वंपनी नहीं राज करी, अब क्राउन राज कर रहा है। और इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही क्राउन राज स्टार्ट हुआ, 1858 के इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 से सबसे पहले इन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया। बोला बाय बाय, हमें तेरी जरूरत नहीं है। एंड तो फिर एक और क्वेश्चन आएगा कि विच एक्ट अबॉलिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये कम ज्यादा ये सब टाइम पास खत्म, अब ये अबॉलिश करने की बात होगी। वेरी गुड सर, आगे चलते हैं। तो दिस इस लॉ का नाम बोला गया, इट वॉज ऑल्सो, ये लिखते चले जाओ, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये तो जो मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, ये कोई सिर्फ टाइम पास नहीं है। तुम अगर इसको भी नोट्स में कॉपी कर लोगे तो तुम बहुत आगे निकल जाओगे इन द एंटायर सब्जेक्ट। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। इस एक्ट को बोला गया एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट इन इंडिया। नाउ इस गुड गवर्नमेंट इन इंडिया के लिए करना क्या था? तो इस गुड गवर्नमेंट में, मेरा बोर्ड कहां चला गया, ये रहा मेरा बोर्ड। तो ये एक्ट हो गया, ये हो गया गुड गवर्नमेंट इन इंडिया। बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। तो इनमें बहुत अलग अलग चेंजेस हुई। तो मैं यहां से मैं लिख रहा हूं, तुम्हें याद है, देखो एक ही बार में कनेक्शन हो जाएगा। 1784 में एक पिट्स इंडिया एक्ट आया था, ये तुम्हें याद है? कमेंट सेक्शन में लिखो, याद है कि नहीं याद है? 1784 में एक पिट्स इंडिया एक्ट आया था सर। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में एक डबल गवर्नमेंट आई थी कि नहीं आई थी? आई थी। डबल गवर्नमेंट जो थी उसमें एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वो था जो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल वो था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा था, और वो सारे मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल फैसले करता था। तुम्हें ये याद है? यस। अब जो लॉ आया, दैट इज द एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट इन इंडिया। कौन सा आया सर? एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट इन इंडिया। यानी कि ये जो अभी 1858 आया, उसने इस डबल गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को बंद कर दिया। बोला हमको डबल गवर्नमेंट नहीं चाहिए। तो एक और क्वेश्चन कि पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 का ये जो इंतजाम था, ये कब तक चला? डबल गवर्नमेंट का कब तक चला? सर ये चला एक्ट ऑफ 1858 तक। ये ध्यान से सुनना। तो सर ये क्या हुआ? अब ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल अलग अलग नहीं रहेंगे? नहीं, अब ये अलग अलग नहीं रहेंगे, इनको मर्ज कर दिया जाएगा। इनकी दोनों की ताकतें ज्वाइन कर ली जाएगी। और किसको दोगे? एक नया ऑफिस बनाया गया, एक नया पोजीशन दी गई,
और उसको नाम दिया गया सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया या फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। बहुत सारे लोग जब ये वर्ड सुनते हैं तो उनको लगता है ये कहीं इंडिया में बैठा हुआ था। ना बाबू ना, ये इंडिया में नहीं बैठा हुआ था, ये लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठा हुआ था। ये वहां पर एक कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक का ऑफिसर बनाया गया। तो ये एक नया ऑफिस बना जिसको बोला गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये जो डबल गवर्नमेंट की स्कीम थी इसको बंद कर दिया गया, जो कि पिट्स इंडिया एक्ट में आया हुआ था। उसकी सारी पावर्स जो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की थी वो भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दे दी गई, जो कि एक ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर था। प्लीज रिमेंबर, ये ब्रिटिश इंग्लैंड में बैठता था, राइट। हम जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया बोलते हैं तो हमको लगता है इंडिया में बैठा हुआ, इंडिया में नहीं बैठा हुआ था, वो इंग्लैंड में बैठा हुआ था और वहां से इंडिया पे राज कर रहा था। तो ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग, द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिकल ऑफिस बना, मोस्ट पावरफुल अगर कोई ऑफिस बनाया तो वो ये बना था। तुम्हें मैं थोड़ा सा दिखाऊं, तुम्हें याद है एक मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म हुआ था, तो उसमें जो मिंटो वर्ड है वो वाइसरॉय था, लेकिन ये जो मॉर्ले था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। तो इस तरह से तुम्हें पता होगा मोन्टैग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, मोन्टैग्यू। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक बड़ा पावरफुल ऑफिस बना और इसको एक एडवाइजरी बॉडी की भी मदद मिली जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में थी, जिसमें 15 मेंबर्स थे। इसको बोला जाता था इंडिया काउंसिल। फिर मैं बोल रहा हूं तुम्हें गलती लगने लगती है, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये इंडिया काउंसिल इंडिया में नहीं बैठी हुई थी, ये इंग्लैंड में बैठी हुई थी। वहां से बैठ के ये हम पर राज कर रहे थे। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया ये बना इन इंग्लैंड और वहां बैठकर ये हम पर राज करता था। एक और बड़ी कमाल की बात की गई, और वो कमाल की बात ये थी कि जो ऑफिस हमारा गवर्नर जनरल का था, आई होप तुम्हें याद है, विलियम बेंटिंग एंड ऑल दैट, उस ऑफिस गवर्नर जनरल को बंद कर दिया गया। क्या बात कर रहे हो, तो फिर हमें राज कौन करेगा? हाँ, अब मजेदार बात क्या थी कि वो जो ऑफिस था उसको बंद कर दिया गया, ठीक है। और उस ऑफिस की जगह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस बंद कर दिया गया। अभी रुकना, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूंगा ना तुम लोग रट्टी हुई चीजें बोलोगे और वो रट्टी हुई चीजें काम आने वाली है नहीं। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। इस ऑफिस की जगह एक नया ऑफिस बनाया गया, नई पोजीशन बनाई गई जिसको बोला गया वाइसरॉय। अब फर्क क्या है? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड। तो वाइसरॉय जो था वो एक्चुअली किंग और क्वीन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? सो ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग और द क्वीन था। लेकिन तुम इस बात को है ना, ज्यादातर लोग इस बात को समझ नहीं पाते। जो वाइसरॉय था उसके पास वाइसरॉय वाली पावर्स तो थी क्योंकि वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था, ओके। लेकिन वाइसरॉय के पास गवर्नर जनरल की भी पावर्स थी। तो ऐसा नहीं था कि गवर्नर जनरल वाली पावर्स खत्म हो गई, नहीं। तो इसी वाइसरॉय के पास डुअल का पर्पस हो गया कि वाइसरॉय का भी रोल कर रहा था और ये गवर्नर जनरल का भी रोल कर रहा था। तो इस पोजीशन में बड़ी ज्यादा ताकत थी। अब फिर से मैं बोल रहा हूं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मिंटो जो था वो वाइसरॉय था। तो ये वाइसरॉय उस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ कंबाइन में करता था काम, जो भी करता था। तो यहां पर था वाइसरॉय, तो यहां का इंडिया में जो बॉस था, ओके, आई एम द बॉस, तो वो वाइसरॉय हुआ। लेकिन ये जो वाइसरॉय था इसकी जवाबदारी थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया की, तो वो वहां पर उसको जवाब देता था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहां बैठा हुआ था? तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठा हुआ था, तो वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को जवाब देता था क्योंकि वो कैबिनेट मिनिस्टर रैंक का आदमी था। और ये सारी सरकार चल रही थी हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट और हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट के नाम पे। तो तुमने नोटिस किया कमाल की चीज? तुमने नोटिस ही नहीं किया होगा, मैं तुम्हें नोटिस करवाता हूं। नोटिस क्या बोला कि यहां पर था वाइसरॉय, हां, इंडिया में ये टॉप मैन हो गया। लेकिन वाइसरॉय की जवाबदारी थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया की। हां सर, ये हो गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया की। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया क्योंकि एक कैबिनेट मिनिस्टर रैंक ऑफिसर था, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर के अनुसार ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को जवाब दे रहा था। वाह,
ये तो सर कमाल की बात हो गई। और वैसे भी वहां की जो सरकार है वो हर मैजेस्टीज या हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट है। तो तुम्हें रियलाइज हुआ? क्या रियलाइज होना है? अरे यार तुमने रियलाइज ही नहीं किया। क्या नहीं रियलाइज किया? रियलाइज ये किया कि हमने पहली बार एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनते हुए देखी। क्या बनते हुए देखी? एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बन रही है। दैट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो नीचे से लेकर ऊपर तक, नीचे से लेकर ऊपर तक जवाबदारी है, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये पॉलिटी का वर्ड है। पॉलिटी का वर्ड से रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, राइट, जवाबदारी। सो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया बहुत ही पावरफुल ऑफिस बन गया, लेकिन यहां पे कोई राजा नहीं था, ओके, इन द सेंस, मतलब तानाशाह नहीं था, सो टू से। इन अदर वर्ड्स कि तुम्हारा वाइस रॉय था, वाइस रॉय को जवाब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को देना था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को जवाब देना था टू द पार्लियामेंट, और ये पूरी की पूरी सरकार तो हर मैजेस्टीज या हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट थी। तो इंग्लैंड वाले बड़े खुश हुए, देखो जी हमने तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई। इसलिए उन्होंने इसको बड़े चौड़े होकर बोला कि यार है तो हमारी एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट इन इंडिया। हकीकत ये सही नहीं थी, मेरी बात समझा। ये तुमको अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 में ये हकीकत थी नहीं जितनी उन लोगों ने अपनी तारीफ कर डाली। क्योंकि एक्चुअली सीन ये था कि वो सिर्फ अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ढूंढ रहे थे। उनको देश चलाना था ना बेटा, इतना बड़ा देश को उनको अपना तंत्र ठीक करना था। तो ये उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस थी। वो स्ट्रीमलाइनिंग अपना प्रोसेस कर रहे थे ताकि कौन किसको जवाब दे, वो तुम्हारे लिए थोड़ा ना कर रहे थे। साथ में उन्होंने एक बड़ा खतरनाक गेम खेलना स्टार्ट किया, और वो मैं तुम्हें बाद बार में बताऊंगा। इन्होंने एक अपीजमेंट का तरीका स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया? अपीजमेंट का। ये इन्होंने बाद में बहुत जगह यूज किया। अपीजमेंट को हिंदी में बोलते हैं तुष्टीकरण। हाँ, इन्होंने ना पटा के रखना था। अब थोड़ी बात फिर समझने की कोशिश करो। थोड़ी देर फिर से चलते हैं कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में कौन लड़ा। सर खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हाँ सर। दूसरा, सर बहादुर शाह जफर को मुगल एम्परर को घोषित कर दिया गया था देश का राजा। ओके, और कौन लड़ा? सर तांतिया टोपे। जनरली अगर तुम देखो तो ब्रिटिशर्स को जो उनका आइडिया था ये था कि ये मास मूवमेंट हुआ ही नहीं है। मैं समझा पा रहा हूं कि यार ये मास मूवमेंट नहीं, पब्लिक बाहर आके नहीं लड़ रही है, ये तो राजाओं ने लड़ाई करी है, रानियों ने लड़ाई करी है। तो ये इनके दिमाग में बैठ गई। इन्होंने बोला देखो, आप देखो वो बात कुछ हद तक सही भी थे, क्योंकि उस टाइम तक मास मूवमेंट नहीं हुआ था। मास मूवमेंट बहुत बाद में हुआ था, 1900s के बाद ये स्टार्ट हुआ था। तो बोला कि उससे पहले ये जो एक्चुअली हमारा को खतरा किससे है? हमें जो खतरा है वो राजाओं से, रानियों से। तो इन्होंने कितनी गहरी चाल चली, तुम्हें ना राजनीति आ जाएगी अगर तुम ये ठीक से क्लास अटेंड कर लोगे ना, तुम्हारा पॉलिटिकल माइंड चालू हो जाएगा। क्योंकि तुम ब्रिटिशर्स को देखोगे कि ये लोग कितने दिमाग लगा रहे थे। सबसे पहले इन्होंने वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बंद कर दिया जो डलहौजी ने स्टार्ट किया था। क्योंकि इन्होंने बोला राजाओं को, यार तुम कैसी बातें कर रहे हो, राजा लोग, तुम्हें बुरा लगा, ओके डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लो, हमने हटा दिया। सो इन्होंने सबसे पहले वो तुष्टीकरण करना स्टार्ट किया। बात समझ में आया? सो अलाउड इंडियन प्रिंसेस टू रिटेन देयर प्रिंसिपैलिटीज। इन्होंने बोला तुम चिंता मत करो यार, हम तुम्हारा कोई अवध नहीं ले रहे, कुछ नहीं ले रहे। वैसे वो ले चुके थे, लेकिन जो भी है, जो बच गए उनको बोला तुम रहने दो, बट तुम हमसे एक फिनोमिनन एक्सेप्ट कर लो, उसको बोलते हैं स्यूजरेंटी। ये वर्ड लिख लोगे तो बड़ा काम आएगा तुम्हें। तो ये स्यूजरेंटी क्या थी? स्यूजरेंटी एक बड़ा ही अजीब सा अरेंजमेंट होती है विच इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंसी। क्या होती है? सपोज मैं इंग्लैंड हूं, ओके, और ये जो है, इसको बना देते यार, बताओ यार। तो ये जो है ये राजा है, ठीक है सर। तो जो राजा है इसको और मेरे बीच में स्यूजरेंटी का, तो डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंसी का रिश्ता हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा इसको? मैं बोलूंगा राजा तेरे को जो अपने राज के अंदर करना है, ओके, इंटरनली करना है, बाबू जो करना है कर। क्या बता? अरे जो करना है कर तू बाबा, तू अपने टैक्सेस बना, तू अपने नियम बना, तू जो लॉ बनाना है बना, तेरे को जो करने का कर। सिर्फ जो बाहरी के जो एक्सटर्नल अफेयर्स है या डिफेंस है वो तो मेरे हवाले छोड़ दे।
बोले वाह, राजा बोले ये मेरे को क्या परवाह हो सकती है, अच्छा है ना, ओके, सारी मैसे प्रॉब्लम तू से सेटल करते रहना, हम लोग बाकी निपट लेंगे। तो इसको बोलते हैं स्यूजर एंटी, उसके बदले में वो थोड़ा बहुत टैक्स वैक्स ले लेते थे। तो इन अ वे राजा लोग बड़े खुश थे। अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो डू यू रियलाइज, एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, ठीक है, एक सेकंड के लिए, डू यू रियलाइज कि पूरा इंडिया एक्चुअली स्पीकिंग कॉलोनी था ही नहीं, पूरे इंडियंस एक्चुअली सब्जेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश क्राउन थे ही नहीं। एक्चुअली अबाउट 55%, 45% में डिवीजन है, ओके, जगह पॉपुलेशन कम थी, लेकिन 55%, 50-50 भी मान लो, टेरिटरी जो है वो एक्चुअली कभी भी ब्रिटिश इंडिया नहीं हुआ, क्योंकि उनका रिश्ता कॉलोनी और इंपीरियल पावर का नहीं था, उनका रिश्ता स्यूजर एंटी का था। जब तुम्हें यह समझ में आ जाएगा तो तुम्हें यह कॉम्प्लिकेशन समझ में आ जाएगी कि इतनी ये ब्रिटिशर्स ने क्या गेम खेल दी कि एक झटके में उन्होंने हमारा पॉलिटिकल विभाजन कर दिया था। इसको बोलते हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो ये पॉलिसी इन्होंने इतनी अच्छी तरह से यूज की, कभी राजा और बाकी लोगों के बीच में, फिर बाद में हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में, दे वुड कीप ऑन डूइंग दिस अगेन एंड अगेन। तो दिस वॉज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट। एक बार इसको हिंदी वाले दोस्तों के लिए मैं एक बार हिंदी में मैंने अनुवाद किया हुआ है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा शुरू की गई डबल सरकार, जो डबल गवर्नमेंट थी, उसको समाप्त कर दिया गया। कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की शक्तियों को भारत के राज्य सचिव, जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ब्रिटिश संसद के सदस्य को हस्तांतरित किया गया। राज्य सचिव को एक सलाहकार निकाय प्रदान किया गया, जिसे इंडियन काउंसिल बोलते हैं, जिसमें 15 मेंबर्स थे। कभी कभी यह भी क्वेश्चन आता है। और ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि, अच्छा बाय द वे तुम्हें कभी कभी यह भी क्वेश्चन आ जाता है, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, कि पहला वाइस रॉय कौन था? तो बोलना पहला वाइस रॉय था लॉर्ड कैनिंग। तो ही वॉज लॉर्ड कैनिंग। ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, हिस्ट्री में आ जाता है, कभी कभी पॉलिटी में भी आ सकता है, नॉट अ बिग थिंग। तो यहां से आया लॉर्ड कैनिंग। अब इससे मेंस से रिलेटेड जब मेंस में क्वेश्चन आएगा तो मैं तुमको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसी से रिलेटेड क्रिटिसिज्म और क्या था। बट हैविंग सेड सो, आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 यहां पर खत्म हुआ। अच्छा बाय द वे, मैं एक टॉपर मटेरियल तुमको और बता देना चाहता हूं। ये वर्ड तुमने देखा होगा, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। व्हाट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट? बॉडी कॉर्पोरेट एक लीगल एंटिटी हो जाती है। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। सो तुम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे आज केस कर सकते हो, कैसी बातें करो, 100% कर सकते हो। क्योंकि तुम किसी स्टेट पे कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, हाँ। श्रेया सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, हाँ सर। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, हाँ सर। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो तुम तो केस कर रहे हो ना, तो तुम अपनी सरकार के ऊपर, स्टेट के ऊपर भी केस कर सकते हो। सिमिलरली सरकार भी तुम पर केस कर सकती है। तो ये होता है बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है कि तुम सू कर सकते हो, तुम केस कर सकते हो, या फिर तुम पर केस हो सकता है। सो दिस इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। अब ये क्या कमाल की बात हुई, आज तक इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के सारे फैसले, चाहे वो इंडिया में ले, चाहे वो इंग्लैंड में ले, वो कहीं भी बैठ के ले, वो जो फैसले थे विल नाउ कम अंडर द वर्ड बॉडी कॉर्पोरेट। यानी कि आप उस पर केस कर सकते थे, वो तुम पे केस कर सकता था। कमाल हो गया सर। सो दिस वॉज समथिंग वेरी न्यू अबाउट द एंटायर कॉन्टेक्स्ट। अब नई दुनिया स्टार्ट हो रही थी। क्या हो गई थी सर? दुनिया बदल रही थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद एक सीरीज ऑफ लॉ पास किए गए, जिनको बोला गया इंडियन काउंसिल्स एक्ट। क्या नाम दिया गया इनको? इनको नाम दिया गया इंडियन काउंसिल्स एक्ट। अब एक मिनट के लिए पहले ये देख लेते कि इन सब एक्ट्स की जरूरत कैसे। देखो, लॉर्ड कैनिंग जो था, समझने की कोशिश करो। लॉर्ड कैनिंग जो वाइसरॉय था ना, बहुत स्मार्ट आदमी था। उसको यह बात मालूम थी कि आप ना इंडियंस को, देखो इंडियंस करोड़ों में थे, ब्रिटिशर्स तो थोड़े से थे, मुट्ठी भर लोग थे। तो जब 1857 का वॉर हुआ तो ब्रिटिशर्स ने बहुत ज्यादा बदला लिया। ओके, अगर आप मैंने आपको पहले भी बोला था, एनआरकी, विलियम डैलरिम्पल की किताब, या फिर उस टाइम के कंटेम्प्रेरी जैसे मिर्जा गालिब
किताबें या उनके खतूत पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यार बहुत ही ज्यादा किया था उन्होंने। जो बदला लेने किया था वो बहुत ज्यादा लिया था। लाल किला आधा से ज्यादा आग लगा दी थी। जो आज लाल किला हमको दिख रहा है, रेड फोर्ट, दैट इज ओनली अ पोर्शन ऑफ व्हाट सर्वाइव्ड आफ्टर दिस एंटायर थिंग। ओके, आइदर वेज जब ये सिचुएशन हुई तो लॉर्ड कैनिंग घबरा गया। लॉर्ड कैनिंग को लगा कि इससे रिटेलिएशन आएगा। ओके, इससे एक बैकलैश आएगा, इंडियंस ऐसा भूलेंगे नहीं। तो इंडियंस इसको भूलेंगे नहीं, और इंडियंस अगर भूलेंगे नहीं तो एक और बात, आज इस बार फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो हम जीत गए, क्या पता अगली बार किस्मत हमें साथ ना दे। तो उसने एक्चुअली एक लेटर है, मैं ये जब अपने प्लस क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं तुमको वो दिखाता भी हूं। तो उसमें उसने क्वीन विक्टोरिया को लिखा, और उसने क्वीन विक्टोरिया को लिखा कि आई रिफ्यूज टू रूल फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ एंगर। मैं वेंजेंस से नहीं रूल कर सकता। आप राज ऐसे नहीं कर सकते कि यार मेरे को तो गुस्सा है, मैंने बदला लेना है, ऐसे थोड़ा होता है। तो लॉर्ड कैनिंग को एक बात समझ में आ गई कि भाई ये इसको बना, तो उसने एक्चुअली लॉर्ड कैनिंग ने क्लेमेंसी मंगवाई थी इनसे। क्या मंगवाई थी? क्लेमेंसी। क्लेमेंसी मतलब माफी। ओके, और शायद लॉर्ड कैनिंग के उन लेटर्स की वजह से क्वीन विक्टोरिया मान गई कि यार ये क्लेमेंसी दे रहे हैं। क्लेमेंसी मतलब दया। ओके, छोड़ दो। तो उसने फिर बहुत सारी कंडीशंस की थी कि जो उस नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में है, लेकिन उन्होंने अंग्रेज ऑफिसर्स को नहीं मारा होगा, शॉर्ट ऑफ दैट बाकी सबको हम माफ कर देंगे। और राजाओं को तो पूरा ही छोड़ दिया कि भैया तुम तो ऐसे ही ऐश कर लो। और ऊपर से बोला कि हमारे लिए भी बोला कि तुम ना रिलीजियस फ्रीडम तुम्हें सबको मिल गया है, तो हम तुम्हारे रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो लॉर्ड कैनिंग बहुत समझदारी से कर रहा था। लॉर्ड कैनिंग बोला कि बाबू फिर से नहीं अटैक करवाना है। तो उसने सबसे पहले इंडियन काउंसिल्स एक्ट पास करवाने की स्टार्टिंग की, और पहला जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट पास हुआ वो 1861 में था। अब तुम इस लॉ से दो बातें, इस वर्ड से दो बातें समझ में आ जाएगा, इस लॉ के वर्ड से। पहला उसका इरादा था कि इंडियंस को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व किया जाए। जितने ज्यादा इंडियंस एडमिनिस्ट्रेशन, शासन प्रशासन में आ जाएंगे, उतना कम रेजिस्टेंस होगा, उतनी कम बगावत होने के चांसेस होंगे। दूसरा उसने बोला कि ये जो तुम लोगों ने सेंट्रलाइजेशन कर दी ना, ये भारी पड़ने वाला है। तो तुमने जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, तुम्हें याद होगा हमने बोला था पिछली बार 1833 तक आते आते सारी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बॉम्बे की, मद्रास की, उसको ताले लगा दिए गए, बोला बंद करो इसको। तो लॉर्ड कैनिंग बोला ना बाबा ना, ऐसे नहीं होता, यू हैव टू मेक देम पार्टिसिपेट। तो धीरे धीरे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को डेवलप करवाया जाएगा। सो 1861 में राइट ये दो चीजें होना स्टार्ट हुई। नंबर वन, गेट मोर इंडियंस इन्वॉल्व, सेकेंड स्टार्ट डेवलपिंग इंडियन काउंसिल। तो सबसे पहला जो एक्ट आया वो इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 आया। जैसा मैंने तुम्हें बोला, सबसे पहले उसने इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस। मैं ये तो नहीं बोलता कि ये मतलब सारी दुनिया ही अचानक बदल गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसे मैंने हमेशा तुम्हें लास्ट बोला था, जो लॉ की विधि की तरीका होता है ना, वो शनय शनय होता है, धीरे धीरे होता है। सो उसने सबसे पहले इंडियंस को इनवाइट करना स्टार्ट कर दिया। ओके, सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मैनर्स। तो तुम्हें मालूम ही होगा, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव, ये ज्यादातर एस्पिरेंट्स को अच्छे से नाम याद होते। तो पहले तीन इंडियंस जो लेजिस्लेटिव, एक्सपैंडेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में एंटर कर गए, वो थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ये बड़ा मेजर चेंज था कि यार अब हो इंडियंस को निमंत्रण दे रहे हो। हाँ, बट इंपॉर्टेंट कीवर्ड यहां पर यह है, ये नॉमिनेशन है, नामांकन है। अब जब तुम किसी को नामांकन करते हो, नॉमिनेशन करते हो ना, तो एक तरह से तुम उसके एहसानमंद हो गया, भैया लॉर्ड कैनिंग ने ना हमको है ना नामांकन किए। एक्चुअली इनको कोई पावर नहीं थी, एक्चुअली इनको कोई पावर नहीं थी, जीरो पावर थी। लेकिन यार प्लीज समझने की कोशिश करो, जब बहुत टाइम तक तुमको पानी ना मिला होता है, ओके, प्यासे हो, ओके, सालों साल से, तो तुमको तुम्हारे सामने अगर पानी रखेंगे तो तुम थोड़ा ना बोलोगे कि मेरे को है ना पानी पीने का मन नहीं करता, मेरे को ना पेप्सी चाहिए। अरे बाबा जो पहले मिलेगा वो ले लोगे ना। कुछ वैसा ही सीन यहां पे था। इतने टाइम से तो हमको कोई पूछ नहीं रहा था, सालों साल, 100 साल से जाके आसपास टाइम निकल चुका था।
सो तब तो पूछने रहते, अरे भैया इनवाइट ही कर रहे हो, काफी हो गया, शुरुआत तो हुई, वाइसरॉय साहब ने बुलाया। सो प्लीज अंडरस्टैंड, हमारी सिचुएशन उस टाइम पे बड़ी विचार की वाली हो चुकी थी। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जो बॉम्बे एंड मद्रास की लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को 1833 में बंद कर दिया गया था, उनके ताले खोल दिए गए, दोबारा उनको रिस्टोर कर दिया गया, और कुछ और भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को एस्टैब्लिश किया गया। सिर्फ बॉम्बे एंड मद्रास तो थे ही, बट उनको भी एस्टैब्लिश कर दिया गया। सो अगर हम इसको देखेंगे ना, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया। क्वेश्चन आता है ये, देखो यू टर्न मारा, कैसे सर? देखो पहले 1773 से जो कहानी स्टार्ट हुई थी वो फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन था, हाँ हमें मालूम है। और फिर इस टाइम पर धीरे धीरे गवर्नर ऑफ बॉम्बे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया था, गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। फिर क्या हुआ? फिर हम लोग एक दिन वहां पहुंच गए जहां 1833 में आते आते सारी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बंद हो गई, बंद ही कर दी सर। सारी पावर्स एक ही आदमी के पास चली गई और वो बन गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, विलियम बेंटिंग था। तो जो विलियम बेंटिंग था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया और सारी पावर एक ही के पास चली गई। लेकिन जब सारी पावर एक ही के पास चली जाएगी तो बॉम्बे और मद्रास की तो सारी वो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है बंद हो जाएगी ना, बिल्कुल सही बनती। तो उनको बंद कर दिया गया, इसलिए इसको बोलते हैं मैक्सिमम सेंट्रलाइजेशन। सबसे ज्यादा केंद्रीयकरण यहां से हुआ। लेकिन लॉर्ड कैनिंग ने विकेंद्रीयकरण शुरू किया, उसने बोला दरवाजे खोलना शुरू करो, लेट्स स्टार्ट द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स येट अगेन, बिकॉज इफ यू डोंट डू इट नाउ, तो उसको लग रहा था कि जब तक तुम इंडियंस को पार्टिसिपेशन का मौका नहीं दोगे, थिंग्स विल गो बैड एनी टाइम। सो ये था फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। में पहले अपने एक बार हिंदी वाले दोस्तों को बता दूं। सो तुम्हारे सामने बोर्ड पे, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की पहल की, जो प्रतिनिधि संस्थानों की शुरुआत को चिन्हित करता है। वाइसरॉय ने कुछ भारतीयों को अपने विस्तारित एक्सपैंडेड लेजिस्लेटिव काउंसिल में के गैर आधिकारिक अनऑफिशियल सदस्यों के रूप में नामित किया, नॉमिनेट किया। लॉर्ड कैनिंग ने बनारस के राजा महाराजा पटियाला और सर दिनकर राव को नामित किया। बॉम्बे और मद्रास की विधायी शक्तियों को बहाल की, बंद हो गई थी, चालू की। बंगाल उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब के लिए नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की स्थापना की। क्या स्टार्ट किया? डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया था। आई होप मैं तुमको यहां तक बात समझा पाया हूं। तो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, ओके। और फिर तुमको क्लैरिटी आने लगती। अब बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो तुमको ऐसा लगेगा कि ये लॉर्ड कैनिंग कितना आगे की बातें सोच रहा था। पहली बात ना, तो गलत फहमियां मत पालना। तुम ये मत सोचना कि यार ये ना हम पर कोई एहसान कर रहा था। प्लीज डोंट अंडरस्टैंड, ही वाज अ वेरी स्मार्ट मैन। इसको अपना सरकार का, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जिस तरह से इंडिया में काम कर रही थी, उसके सिस्टम को ठीक करना था। तो सबसे पहले इसने बोला कि मैं बताऊंगा कि कैसे कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल होगा। देखो थोड़ा सा समझो यार प्लीज, फॉर माई सेक, फॉर माई हैप्पीनेस, ओके। समझो क्या हो रहा है। पार्लियामेंट को आज क्या प्रेसिडेंट साहब बोल सकते हैं कि यार मेरी सुनो, जैसा मैं बोलता हूं वैसा करो? नो, क्योंकि आज ना लेजिस्लेटिव, विधायिका इज द डोमिनेंट वन, कार्यपालिका इज द सबऑर्डिनेट वन। इसलिए बोलते हैं एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। बिल्कुल सही बात है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। लेकिन उस टाइम पर ऐसा नहीं था। उस टाइम पर गवर्नर जनरल या वाइसरॉय, जो मर्जी बोलोगे, वाइसरॉय जो था वो एग्जीक्यूटिव था, कार्यपालिका था, लेकिन उसका वो हावी होता था और ही वॉज द हेवी वेट, ही वॉज द लास्ट मैन स्टैंडिंग इवन इन मैटर्स ऑफ लॉ। तो वो बताता था लेजिस्लेटिव काउंसिल, देख बेटा लॉ तूने बनाना है, लेकिन मैं बताऊंगा बनाना कैसे। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसने, लॉर्ड कैनिंग ने ऑर्डिनेंस पावर अपने पास रखी। तुमने ये बात सुनी है, आजकल भी प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास ऑर्डिनेंस पावर होती है। तो ये जो
ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जो पास किए जाते हैं, ये ऑर्डिनेंस पावर कहां से शुरू हुई? ये लॉर्ड कैनिंग से स्टार्ट हुई। लॉर्ड कैनिंग ने एक्चुअली 1858-59 में ये बना दिया था, लेकिन इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 में उसने उसको फॉर्मलाइज कर दिया। बोला कि कभी कभी तुम नहीं हुए तो, लेजिस्लेटिव काउंसिल ना हुआ तो लॉ कौन बनाएगा? तो बोला कौन बनाएगा? बोला मैं बनाऊंगा। ओके, क्योंकि मेरे पास ये पावर होनी चाहिए। तो डू यू रियलाइज कि ये कार्यपालिका विधायिका का रोल अदा कर रही है। एग्जीक्यूटिव इज डूइंग द वर्क ऑफ द लेजिस्लेचर। हाँ यार, डू यू रियलाइज द प्रॉब्लम हियर? और मजेदार बात देखो, व्हाट इज सो इंटरेस्टिंग अबाउट दिस एंटायर स्टोरी, कि ये जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर 1861 में स्टार्ट हुई, वो आज भी हमने अडॉप्ट किया हुआ है। आर्टिकल 123 अनुच्छेद 123 में प्रेसिडेंट साहब के पास आज भी ये पावर है। बिल्कुल सही बात है सर, आज भी ये पावर है कि प्रेसिडेंट साहब चाहे तो ऑर्डिनेंस बना सकते हैं। लॉ, वो लॉ ही है, एक तरह से वो लॉ ही है। और वो उसी तरह से आर्टिकल 213 में गवर्नर के पास है। तो कभी क्वेश्चन आया, देखो कहां से रिलेट, कहां हो सकता है। तो मच ऑफ व्हाट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमने अभी एडॉप्ट की, ये धीरे धीरे ये इंग्लैंड ने हमको दिखाई है ना, कि यार ऐसे चलाते पार्लियामेंट का सिस्टम। फिर एक और बात ये इसने बोला कि इसने पोर्टफोलियो सिस्टम बनाया, डिपार्टमेंटलाइजेशन। ये तो तुम सुनते ही होंगे कि जी हमारे पास एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, एक मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स है, एक मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी है। ये क्या है? ये एक ही सरकार को हमने कंपार्टमेंटलाइज किया हुआ है, पोर्टफोलियो दे दिए। अब तुम सोचोगे वाह कितना अच्छा है। हमारे लिए थोड़ा ना कर रहा था, अपने लिए कर रहा था। उसको अपनी सरकार चलानी थी। सरकार की आंसरेबिलिटी बेटर होती है, एफिशिएंसी बेटर होती है अगर मिनिस्ट्री हो। तो अगर ऐसा ना हो तो यार पूरी सरकार एक साथ ही बैठ जाएगी। तो राज्य मंत्री जो डिफेंस मिनिस्टर है, उसको डिफेंस मिनिस्टर का काम आना चाहिए। उसको उनको ये पता करना है कि डिफेंस से रिलेटेड क्या चीज है। स्पोर्ट्स वाले को स्पोर्ट्स वाले से होना चाहिए। ये स्ट्रीमलाइनिंग ही तो चल रही थी। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द एंटायर थिंग। मैंने हिंदी में भी लिखा था, नहीं हिंदी वाले दोस्तों, आई होप मैं तुम्हें समझा पाया हूं। वैसे मैंने लिखा था, पता नहीं गायब हो गया होगा, नेवर माइंड। तो अगर नहीं भी होगा तो मेरे ख्याल से तुम समझ जाओगे। ऑलराइट, अब सुनो। सो 1861 में बहुत कुछ अच्छा हुआ और थोड़ी चेंजेस हुई, लेकिन फिर भी बड़ी कम हुई। अब यहां पर कुछ और होने लग गया। क्या होने लग गया? फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन तो हो गया, लेकिन बेटा एक धीरे धीरे ना इंडियंस भी, यार इंडियंस ना बड़े समझदार लोग होते, पढ़ाई लिखाई में हम पीछे नहीं हटते। तो हो क्या रहा था, 1861 तो नए नए दिन थे। धीरे धीरे इंडिया में भी ये बात समझ में आ गई कि यार ये जो इंग्लिश लैंग्वेज आ रही है, देखो अगर मैं राजा हूं, सपोज मैं तुम पर गवर्न करना चाहता हूं और मैं ना अपनी भाषा में रूल्स बना दूं, जो मैं बोलूंगा वो होगा। ओके, तो भाई तुम ना मेरे से कभी बहस नहीं कर पाओगे। क्यों बोलोगे यार मैं लॉजिकल बोलूं या इलॉजिकल बोलूं, तुम मुझसे बहस ही नहीं कर सकते, तुम्हें मेरी भाषा ही नहीं आती, तुम्हें मेरा सब्जेक्ट ही नहीं आता। लेकिन अगर थोड़े टाइम पढ़ने के बाद, राइट, मैंने तुम्हें ये सब कुछ पढ़ा दिया, तुम्हें समझ में भी आ गया, और थोड़े टाइम पढ़ने के बाद मैं एक दिन ऐसे ही बातों बातों में बोलूं कि ना फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एक एक्ट ऑफ 1773 था, तुम वहीं से ना मेरे ऊपर कमेंट डालना स्टार्ट करो, कैसी बातें कर रहे हो सर, फर्स्ट एक्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन 1861 था। तो मैं बोलूंगा अच्छा मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं। तो बोलेंगे बात यहां पर है कि अब हमें बिल्ली होने के साथ साथ हमें आपकी म्याऊं म्याऊं समझ में आ गई है। ओके, हमें भाषा समझ में आ गई। शुरू शुरू में जब ब्रिटिशर्स ये सब नियम कानून बना रहे थे, अपने अपने डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री मॉडल ला रहे थे, भाई हमको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था, जो बोलो तुम वही सही। धीरे धीरे इंडियंस इंग्लिश पढ़ने लग गए। हमारे यहाँ पे भी एजुकेशन का सीपेन होने लग गया, कोई लंदन जाकर पढ़ना लग गया, कोई लॉयर बनने लगे, राइट। खासकर स्टार्टिंग में सब लोग लॉ पढ़ते थे, लंदन जाके लॉ पढ़ते थे, तो उनकी भाषा इनको भी आ गई। और फिर 1885 आते आते एओ ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश कर दिया। जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस आया ना, तो अचानक जो नया मिडिल क्लास एंड इंटेलिजेंसिया था ना, उनको बोला यार ये क्या बात हुई है, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री मॉडल हुआ तो क्या हुआ, ये रूल है 1+1 2 होता है, 2+1 3 होता है। इस तरह से वो सवाल पूछने लग गए
एंड दे स्टार्टेड डिमांडिंग कि और चाहिए हमको, इंडियंस को और पार्टिसिपेशन चाहिए। और उस प्रेशर में स्टार्ट हुआ 1892 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट। इसमें थोड़ी सी चीजें बढ़ गई। पिछली बार क्या था? पिछली बार जो राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव थे, ये नॉन ऑफिशियल या फिर अनऑफिशियल मेंबर्स थे। और ये जो अनऑफिशियल मेंबर्स थे, इन बेचारों के पास कोई पावर तो थी नहीं, बट वो बैठे तो होते। प्लस तब ना सिर्फ 6 मेंबर्स ही होते थे, वो जो एक्सपैंडेड लेजिस्लेटिव काउंसिल में सिर्फ 6 ही मेंबर्स थे। पहली बात तो ये एक्सपैंडेड लेजिस्लेटिव काउंसिल को बढ़ा दिया गया, कहीं कहीं 12 से 16 तक बना दिया गया, और मेंबर्स को बोल दिया गया तुम चाहे तो बजट डिस्कस कर सकते हो। क्या डिस्कस कर सकते हो? बजट डिस्कस कर सकते हो। वाह सर, अचानक पावर बढ़ गई। बिल्कुल, लेकिन इसमें एक एरर था। अभी वो उस पर वोटिंग नहीं कर सकते थे, और पूरक प्रश्न जिसे बोलते हैं ना, पूरक प्रश्न, डाउट क्वेश्चंस, कंप्लीशन क्वेश्चंस, वो नहीं पूछ सकते थे। कभी कभी क्वेश्चंस आता है, याद रखना। सो मेंबर्स को डिबेट द बजट, बट मेंबर्स कुड नॉट आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, राइट? सो दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी भी मेरी बात याद रखना, अभी भी कार्यपालिका का ही रहा था, एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस अभी भी चल रही थी। आखिरी वर्ड अभी भी गवर्नर जनरल या वाइसरॉय का ही था। ठीक है सर। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हुआ, ओके, एक और इंपॉर्टेंट चेंज हुआ कि तुम्हें याद होगा, यहां पे देखो क्या लिखा मैंने, यहां लिखा मैंने इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर इलेक्शन। कुछ भी लिखते हो यार, सीधा सीधा इनडायरेक्ट इलेक्शन लिख देते। नहीं, मैं नहीं लिख पाया, मैं मजबूर हूं। पहले क्या होता था, जो इंडियंस आते थे या लेजिस्लेटिव काउंसिल में आ रहे, वो केवल नॉमिनेशन बाय वाइसरॉय से आ रहा, नामक, यू नो, ऐसे था, नामित, आई एम सॉरी, नॉट गुड एट हिंदी, ओके। वो मैंने तुम्हें पहले बोला कि यार नॉमिनेशन से जब आता है ना आदमी, तो कोई पावर वावर नहीं लेकर आता, वो प्रैक्टिकली उनकी चल रही होती। लेकिन अब यहां पर एक चेंज आने लग गया। बोला कि ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट, इन्होंने बोला कि सिर्फ हमारी वजह से नहीं आएंगे, अब तुम्हें बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स, ओके, तुम्हें रिकमेंडेशन फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड यूनियंस, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार चेंबर्स, ये भी तुम्हारा नाम फॉरवर्ड करेंगे, तो तुम लेजिस्लेटिव काउंसिल में आ सकते हो। अब मजेदार बात यह कि जब तुम किसी और को बोलते हो कि तुम मेरे को आगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में डालते हो, तो एक्चुअली तुम इनडायरेक्ट इलेक्शन कर रहे हो। हाँ, लेकिन इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन बोला नहीं गया। ये क्या अजीब बात है, मैं नहीं कह सकता। ब्रिटिशर्स का दिमाग चल रहा था अभी भी नॉमिनेशन। अगर उन्होंने इनडायरेक्ट इलेक्शन वर्ड यूज कर दिया होता, तो शायद उनको और पावर दी होती। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 1892 में एक इनडायरेक्ट प्रोसेस ऑफ इलेक्शन चालू हो गया था, जबकि उसको बोला नहीं गया इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो ये था 1892 का। तो एक बार सामने देख लो, हिंदी में है, सदस्य बजट पर बहस कर सकते थे, लेकिन उस पर मतदान नहीं कर सकते थे, या फिर उस पर पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, सप्लीमेंट्री नहीं क्वेश्चन कर सकते थे। काउंसिल में गवर्नर जनरल को सदस्य नामांकन के नियम निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया गया था, जो भारत के अनुमोदन के लिए राज्य सचिव के अधीन था। केंद्रीय और प्रांतीय दोनों परिषदों में गैर आधिकारिक सीटों को भरने के लिए चुनावों के सीमित और अप्रत्यक्ष प्रावधान पेश किया गया। केंद्रीय विधान परिषद के गैर आधिकारिक सदस्यों को बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स राज्यपालों द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों के लिए नामित किया गया था, जो जिला बोर्डों, नगर पालिकाओं, विश्वविद्यालयों, व्यापार संघों, जमींदारों, कक्षों की सिफारिशों पर आधारित थे। लग रहा है इन ऑल पॉसिबल वेज, इफ यू रैप योर हेड अराउंड इट, तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन ही था, लेकिन फॉर सम फनी रीजन दे वुडंट हैव कॉल्ड इट एज इनडायरेक्ट इलेक्शन। फनी पीपल, नेवर माइंड। लेकिन इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 के को शायद हम नहीं भी बोल रहे हो, अभी तुम नहीं बोल रहे हो, मैं मान रहा हूं यार, आई एम एक्सेप्टिंग कि इनडायरेक्ट इलेक्शन बोला नहीं जाता था, लेकिन था तो वही, इसीलिए इसको बोला जाता है इट वाज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बीइंग हैविंग अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ये फर्स्ट स्टेप था, ओके, कि ये क्लियरली था। देखा जाए तो 1861 में ये स्टार्ट हो गया था, लेकिन वो नॉन ऑफिशियल था। आई होप मैं तुम्हें क्वेश्चन समझा पा रहा हूं। तो यू हैव टू रियली गेट टू द बॉटम ऑफ इट कि ये हो क्या रहा था। आइदर वेज, तो क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है, अभी भी तुम सोचो तो कहानी खत्म नहीं हुई थी। क्यों सर? तो पहला पॉलिटिकल इवेंट क्या था? सब पहला पॉलिटिकल इवेंट था द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस,
और उस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 बना। ठीक है सर। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के तुरंत बाद लॉर्ड कैनिंग उसी पॉलिटिकल इवेंट को दोबारा नहीं होने देना चाहता था, इसीलिए उसने इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 निकाला। माना सर। फिर थोड़ा टाइम निकल गया, फिर तब तक इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी पावरफुल हो गई। हाँ सर, या पावरफुल क्या, एक्चुअली स्टार्ट हो गई। और हमारे देश की जो लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उनकी डिमांड पर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 आ गया। बराबर है सर, ये भी हमें पता चल गया। 1892 के तुरंत बाद, अब ना ध्यान से सुनना, अब कांग्रेस डिमांड कर रही थी, राइट, और ये लोग दे रहे थे। अब ब्रिटिशर्स को थोड़े थोड़े आइडियाज मिलते रहते थे। कभी कभी क्या होता है, जो आदमी बहुत वो मौका परस्त होता है ना, राजनीति में ऐसा ही होता है, मौका परस्ती होती है। मौका देखा, चौका मारो। तो इनको मौका मिल गया। ओके, इन लोगों ने नोटिस किया, जैसे ही 20th सेंचुरी आई, जैसे 1900s शुरू हुए, इनको लगा कि ये तो ऐसा चलेगा नहीं। तो इन लोगों ने पहला मौका देखा, और वो था मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन। मुस्लिम लीग जो फॉर्मेशन हुआ, तो उस टाइम पर इनके दिमाग में आया, ये अच्छा मौका है। पिछली बार हमने अपीजमेंट की थी, तुम्हें वर्ड याद हुआ होगा, तुष्टीकरण। तुष्टीकरण किया था राजाओं का, और उसकी वजह से हमने करीब करीब बीच में एक दरार डाल दी। बाकी इंडिया एक तरफ और राजाओं का राजवाड़ा एक तरफ। अब ना ये वो जो बाकी इंडिया है, उसमें भी है ना, ये हिंदू मुस्लिम मिलके हमारे को ना तकलीफ दे, क्यों ना हम लोग अपीजमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं टुवर्ड्स मुस्लिम्स। तो इन, और मुस्लिम लीग बनी गया था। तो इन लोगों ने एक लॉ निकाला, और रादर एक सीक्वेंस निकाला, जिसको बोला गया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। क्या बोला गया? इसको बोला गया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बहुत ही सोची समझी खतरनाक साजिश थी। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में इन्होंने इस रिफॉर्म्स को यूज करके एक लॉ निकाला और थर्ड एक्ट निकाला, जिसको बोला गया इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। तुम ना मान जाओगे कि यार ये लोग कितने दुष्ट थे। इन्होंने सबसे पहले बोला कि हम ना मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट बनाएंगे। ओके, सांप्रदायिक मतदाता अलग बनाएंगे। इसी को कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम बोला गया, दैट इज द सांप्रदायिक सिस्टम। नाउ व्हाट वाज दैट, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। आमतौर पे क्या होता है, सपोज आज तुम यू डू रियली फिगर आउट व्हाट वाज हैपनिंग। आमतौर पे क्या होता है, आज भी, आज जब हम वोटिंग करने जाते हैं, तो एक कॉमन इलेक्टोरल रोल बनता है, एक कॉमन वोटिंग लिस्ट बनती है। बराबर है सर। आर्टिकल 325 के अनुसार एक कॉमन, हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉमन वोटिंग लिस्ट बनेगी, और उस वोटिंग लिस्ट में सबका नाम होगा। प्लीज अंडरस्टैंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता होना चाहिए। डोंट मिक्स इट अप विद रिजर्व्ड सीट्स। रिजर्व्ड सीट्स हो सकती है, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सीट्स रिजर्व्ड होती है। ओके, लेकिन विमेन के लिए भी सीट्स रिजर्व होती है। सीट्स रिजर्व होती है, वोटर्स कभी अलग अलग नहीं होते। वोटिंग सब करते हैं, उसमें रेस के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, कैस्ट के नाम पे, जेंडर के नाम पे कोई सेपरेट वोटिंग लिस्ट नहीं बनती। तो एक जनरल वोटिंग लिस्ट बनती है, आज तो बनती है, लेकिन ब्रिटिशर्स ने गेम खेल दी। उन्होंने क्या बोला कि एक अलग ही सिस्टम बनाया जाएगा। पहले तो कुछ सीट्स ऐसे रिजर्व की जाएंगे जिसमें सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़े होंगे, कॉन्टेस्ट करेंगे, और वोटिंग लिस्ट भी ऐसी बन सकती है जिसमें सिर्फ मुस्लिम वोटर्स का नाम होगा। डू यू रियलाइज कि ये तो तुष्टीकरण है सर, ये तो अपीजमेंट है। तो अचानक तुम किसी एक को रिवॉर्ड करने लग रहे हो। तो करना क्या चाह रहे थे, अब तुम अगर किसी को 10 लोगों में से किन्हीं 3 लोगों को अननेसेसरली या फिर तुष्टीकरण करोगे, तो तुम गारंटी करो कि ये 3 लोग उस 10 वाले ग्रुप को छोड़ के तुम्हारी तरफ आने लग जाएंगे। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, 30% डैमेज तो तुम ऐसे कर डालोगे। दिस वॉज ब्रिटिशर्स वेरी शार्प वे। ये वही तरीका था। अच्छा, ये अभी खत्म नहीं हुआ था। 10 साल के बाद 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में, जो मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगा, यू विल रियलाइज कि इन्होंने फिर इसको और भी आगे बढ़ाया। फिर सिख्स को,
फिर क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को इन्होंने इस तरह से प्रमोट किया। फिर तुम्हें याद होगा कि रैमसे मैकडोनल्ड ने के बाद में कम्युनल अवार्ड भी करने की कोशिश की। बहुत सारी चीजों में ये इनका इतना जबरदस्त रूल बुक था, वो कहता ना प्ले बुक, रादर रूल बुक भी नहीं, प्ले बुक था कि ये डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, ओके, तोड़ो और राज करो। ये बड़ा ही जबरदस्त तरीका था और इसीलिए लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम इन इंडिया बोला जाता है कि शुरुआत तो इसने की थी। एक तो ये बड़ा दुश्मनी था, यहां से जो पेड़ शुरू हुआ ना, ओके, ये जाके पार्टीशन तक ले गया। ओके, इंडिया का जो पार्टीशन हुआ था वो शायद यहीं कहीं से शुरुआत हुई होगी, बिकॉज दिस इज वेयर ब्रिटिशर्स ने अपना पूरा का पूरा चालबाजी स्टार्ट कर दी थी। लेकिन अब कमिंग बैक टू कि इसमें क्या किया गया, तो सबसे पहले सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को बढ़ा दिया गया। मैंने तुम्हें बोला था पिछली बार तक 16 तक हो गए थे, अब 60 तक हो गए। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को भी बढ़ाया गया, लेकिन अलग अलग को अलग अलग बनाया गया। सबसे मजेदार यह बात हो गई कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को अब थोड़ी सी ज्यादा ताकत मिली। पिछली बार तक तुम्हें याद होगा सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ नहीं सकते थे, पूरक प्रश्नों को पूछने की मनाही थी, करेक्ट। लेकिन अब द पूरक प्रश्न पूछे जा सकते थे और इनफैक्ट रेजोल्यूशंस भी पूछे जा सकते थे। दो तीन चीजों को नहीं पूछ सकते थे, जैसे फॉरेन अफेयर्स की बातें नहीं कर सकते थे और राजाओं से रिलेटेड, प्रिंसली स्टेट से रिलेटेड पॉलिसीज को डिस्कस करना मना था। बाकी सब अपेरेंटली अलाउड ही था, सो देयर वाज नो प्रॉब्लम ऑन दिस पार्ट। फिर इट इंक्लूडेड इंडियंस इन द, अरे बाप रे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये लिख लेना। अभी तक जो कुछ भी हो रहा था वो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इंडियंस को नाम लिया जा रहा था। पहले राजाओं बनारस, महाराजाओं पटियाला, सर दिनकर राव वाले थे, फिर बढ़ा दिया गया इनडायरेक्ट इलेक्शन एंड ये एंड फला। लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, प्लीज अंडरस्टैंड, तब कार्यपालिका स्ट्रेंथ में थी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस अभी तक नहीं आए थे। पहली बार सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बने, उनको लॉर्ड सिन्हा का टाइटल मिला, बैरॉन बनाया गया था उनको बाद में। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव। ऑब्वियसली वो लॉ मेंबर थे, लेकिन वही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड ऑब्वियसली जो मैंने तुम्हें बताया, दिस इंट्रोड्यूस कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स थ्रू सेपरेट इलेक्टोरेट्स अलाउिंग ओनली मुस्लिम वोटर्स टू इलेक्ट मुस्लिम मेंबर्स। इन अ वे ये लीगलाइज किया इसने सांप्रदायिकता को, और लॉर्ड मिंटो को बोला गया फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम इन इंडिया। सो यहां पर ध्यान देते थे। सो मेरे हिंदी के दोस्तों के लिए, पहली बार वाइसरॉय और गवर्नरों की कार्यकारी परिषदों में भारतीयों को शामिल किया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद में कानून सदस्य के रूप में, लॉ मेंबर के रूप में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। 2 भारतीयों को भारतीय मामलों में, ये एक्स्ट्रा छोड़ दो, अलग निर्वाचक मंडल के माध्यम से मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पेश किया, जिससे केवल मुस्लिम मतदाताओं को, मुस्लिम सदस्यों को चुनाव करने की अनुमति मिली। सांप्रदायिकता को वैध बनाया, जिसके कारण लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक मतदाताओं के पिता यानी कि फाउंडर के फॉर्म में आज भी जाना जाता है। यह पॉलिसी अपीजमेंट पॉलिटिक्स है माय फ्रेंड्स, तुष्टीकरण की राजनीति है। एज आई टोल्ड यू, ब्रिटिशर्स को यह बहुत अच्छे से आता था, उन्होंने इतने बार यूज किया। अभी मैं तुम्हें जब नेक्स्ट में पढ़ाऊंगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में तुम्हें दिखाई देगा, और ये कहां तक इनका साथ देगा। मतलब एक तो यार ये कि ये जिद पे आए हुए थे, हाँ सर, कि हम एक ही चीज को बार बार यूज करेंगे, लेकिन व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट कि यार ये बार बार काम भी कर जाता था इनका। ओके, सो दैट इज एंटायर स्टोरी, किसी और दिन इस पर डिस्कशन करेंगे। बट ये तुष्टीकरण की राजनीति थी, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी। देन केम द बिग मैन, सारी की सारी दुनिया अब बदलने वाली थी। तो बापू जब इंडिया आए, उससे पहले की थोड़ा सा मैथमेटिक्स समझो। 1773 में एक बार रिवाइज करने का टाइम आ गया, सो वी आर प्रैक्टिकली ऑन द पेनल्टीमेट पार्ट ऑफ दिस एंटायर थिंग। 1773 से 1858 तक तो कंपनी राज था, ठीक है सर, या कंपनी रूल था। तुम्हें कोई पूछ ही नहीं रहा, तुम्हें कोई वैल्यू ही नहीं, कुछ है ही नहीं। 1858 के बाद शायद एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट आया, ये भी बात समझ में आ गया। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 में पहली बार आया।
फिर 1892 में आया, फिर 1909 में आया। थोड़ी देर के लिए इतनी लंबी जो हमने दास्तान पढ़ी है, इसको अगर मैं थोड़ा सा देखूं कि हम कहां थे और हम कहां पहुंच गए, लेट्स जस्ट जस्ट देखते हैं ना, अचीवमेंट देखे तो सही, पहुंचे कहां तक। सो 1861, 1892, 1909, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, पहुंचने के बाद भी तुम्हें मिला क्या मेरे बच्चे? आज भी तुम एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ रहे हो तो तुम सोच रहे हो कि वाह हमने तो क्या अचीव कर लिया। आज भी एग्जीक्यूटिव ही डोमिनेंट है। ओके, जो लास्ट में वाइसरॉय फैसला कर रहा है वही हो रहा है। आज भी उनको पहला मौका मिला तो कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम वो लोग ऑर्गेनाइज कर देते हैं। तुम्हें लग रहा है, कहीं से भी लग रहा है, इवन प्लीज अंडरस्टैंड 1909 आ गया। मैं तुम्हें एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, ये मैं प्लस क्लासेस में दिखाता हूं। तो लॉर्ड मॉर्ले जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, वो भी लॉर्ड मॉर्ले था, तो उससे पूछा गया, वाह बेटा वाह, ओके, ब्रिटिश पार्लियामेंट में पूछा, वाह यार तूने तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 पास करके कमाल कर दिया। इंडिया में कितने बड़े लेजिस्लेटिव रिफॉर्म हो गए, 16 मेंबर 60 हो गए, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जाने लग गए, अब तुम रेजोल्यूशंस मूव कर रहे हो, तूने तो काफी इंप्रूवमेंट कर दिया। ये तो एक तरह से ऐसा हो गया कि प्रैक्टिकली ब्रिटिश पार्लियामेंट कॉपी हो रहा है। तो तुम्हें मालूम है मॉर्ले ने क्या आंसर दिया था? मॉर्ले ने आंसर यह दिया था कि आई नेवर इंटेंडेड टू डू दिस, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। आई नेवर इंटेंडेड टू ब्रिंग अबाउट एनी रिफॉर्म इन इंडिया। इफ इट हैपेंड, इट वॉज कंप्लीटली अ कोइंसिडेंस, नन ऑफ इट वॉज माई इंटेंशन। यानी कि प्लीज समझने की बात यह कि ये लोग अभी भी अपना ही सोच रहे थे। एनी हाउ, एनी विच वेज, अगर हम इस बात को देखें भी तो तुम आर यू एनीवेयर इवन इन द विसिनिटी, इवन विद इन 100 माइल्स ऑफ समथिंग कॉल्ड इंडिपेंडेंस? लग रहा है तुमको कहीं से तुम आजाद होने वाले? यार सोचना भी बंद है। जबकि तब अर्ली मॉडरेट्स, कांग्रेस वाले दादा भाई नावरोजी, ये सब बातें हो रही थी यार। इनफैक्ट देयर वाज नोवेयर, कोई दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। ओके, नरम दल गरम दल, नथिंग हैपनिंग ऑन मास। ओके, कुछ भी नहीं था, दूर दूर तक नहीं था। देन केम बापू ने इस देश को की इंडिपेंडेंस जो स्ट्रगल था, जो मूवमेंट था, उसको एक डायरेक्शन दिया। और उस डायरेक्शन की वजह से ही शायद हम लोग करेक्ट क्वेश्चंस पूछने लगे। मेरी बात समझने की कोशिश करो। तो बापू ने यहां पर कुछ करेक्ट क्वेश्चन पूछे, और उन करेक्ट क्वेश्चन में जो सबसे पहला क्वेश्चन था, ओके, जो सबसे पहला क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन ये था कि हमें एज इंडिया डिमांड करना पड़ेगा। व्हाट? इंडिया नहीं था हम लोग? नहीं, हम लोग इंडिया की तरह डिमांड करके अगर बोलेंगे तो हमें कुछ मिलेगा। क्या मतलब सर? तुम भूल रहे हो कि इंडिया तब एक ही तरह का पॉलिटिकल यूनिट नहीं था। देयर वर 2 पॉलिटिकल यूनिट्स। एक जो हम लोग कॉलोनी थे, विच वर द प्रोविंसेस, जिनको हम राज्य बोल सकते थे या प्रेसिडेंसीज बोल सकते थे। मेरी बात समझना है? यूनाइटेड प्रोविंस, पंजाब, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, ये सही मायनों में कॉलोनीज थी। हमारे पास कोई शक्तियां नहीं थी, कोई लीगल पावर नहीं थी, कोई पॉलिटिकल पावर नहीं थी। एज अपोज टू दैट, अनदर हाफ ऑफ इंडिया पूरी तरह से प्रिंसली स्टेट थे, रजवाड़े थे। और रजवाड़े एक्चुअली कॉलोनीज थे ही नहीं। हाँ यार, ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया हुआ है। एक्चुअली रजवाड़े कभी कॉलोनीज थे ही नहीं, इनकी तो एक अलग ही अरेंजमेंट चल रही थी। तो एक बार मैं बोर्ड दिखा देता हूं। कहां चला गया? बोर्ड ही गायब हो गया। ओके, तो अगर मैं इसको देखूं, इस पूरे सिचुएशन को, तो इंडिया एज अ होल कहां मांगता था? कुछ मांग ही नहीं रहा था वो तो ब्रिटिशर्स से। सो ब्रिटिशर्स को तो हम लोग जो कॉलोनी थे, हमारे पास कोई पावर नहीं थी, कोई लीगल पावर नहीं थी, कोई पॉलिटिकल पावर नहीं थी। तो एक्चुअली जो पावर नहीं थी वो तो कॉलोनी के पास नहीं थी।
लेकिन एज अपोज टू दैट, ऑन द कॉन्ट्ररी, जो रजवाड़ास थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, वो तो स्यूजरैंटी में थे, वो तो इंटरनली इंडिपेंडेंट थे। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ प्लीज और आंसर करना। मैं तुम्हें 30 सेकेंड दूंगा, तुम इस पर दिमाग लगा के आंसर देना। सोचो तुम राजा हो या रानी हो या नवाब हो या निजाम हो, ओके, और उस टाइम पर हो तुम स्यूजर एंटी वाले रिलेशनशिप में हो। कौन से वाले रिलेशन में हो? स्यूजर एंटी वाले रिलेशनशिप में। स्यूजर एंटी में अंग्रेजों ने तुमको बोला हुआ है, बाबू तेरे को जो अपने देश में करना है, तेरे को अपनी जगह पे जो चलाना है, तो बिंदास चला। सिर्फ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि फॉरेन अफेयर्स और सिर्फ डिफेंस हम तेरा ख्याल रखेंगे, और इसके बदले में हम तुझसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टैक्स ले लेंगे। अब राजा रानियों के पास पैसे की कमी थी क्या? ओके, बोले लो जी टैक्स लो, जितना मर्जी टैक्स लेना, राइट, लेकिन हम अपने जगह पर जो मर्जी राज कर सकते हैं। बोले बराबर है, अब तुम थोड़ी देर के लिए राजा बन जाओ और रानी बन जाओ, या फिर नवाब बन जाओ, निजाम बन जाओ, जो बना। सही माइंड से बोलना, और मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर का वेट करूंगा। सच बोलना, क्या तुम चाहोगे कि ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ दे? सोच के देखो, तुम्हें नहीं लगेगा कि यार, एक बार पहले देखो, पहले देखते हैं यस और नो, फटाफट आंसर दो। क्या तुम सही मन से बोलोगे कि इंडिया से ये लोग चले जाए और हम सो कॉल्ड आजाद हो जाएं? ओके, नहीं, तुम एक्चुअली यही चाहोगे कि ब्रिटिशर्स यहीं रहे। बिल्कुल सही बात है सर, ब्रिटिशर्स चले जाएंगे तो राजपाट भी चले जाएगा, फिर कोई एक सरकार बनेगी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और सारा का सारा राजपाट हमारा खत्म हो जाएगा। ब्रिटिशर्स ने तो हमको राजा बना के छोड़ा हुआ है, सो ब्रिटिशर्स ने उनको राजा बना के छोड़ा हुआ है। लेकिन अब बापू के लिए एक मेजर स्ट्रगल था कि कैसे वी कम ऑन द सेम पेज। अब देखो कितने सारे डिवाइड एंड रूल चल रहे। पहले राजा एक बाजू में, कॉलोनीज एक बात में, इनको साथ में लाना है। फिर हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में जो डिवीजन डाल रहे हैं, इनको साथ में लाना है। तब जब सब लोग साथ में आएंगे तभी एक मास मूवमेंट बनेगी, और वो जो मास मूवमेंट होगी, एक्सेप्ट दैट माई शॉर्ट ऑफ दैट, ब्रिटिशर्स कहीं नहीं जाने वाले। सो मैं ना ये पिछली बार भी जब पढ़ाया था तो मैंने ना ऐसा बोला, मैंने कहा बापू आए और इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल चेंज हो गया। लेकिन मैं यहां पर एक बात पहले से मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूं। पिछली बार जब मैंने 2019 में ये वीडियो बनाया, इनफैक्ट मैं जब भी पढ़ाता हूं, तो मैं यहां पर जब मैं बापू की बात करता हूं तो मैं कतई ये बात नहीं बोल रहा हूं कि और बाकी सब नेताओं ने और बाकी सब जो रेवोल्यूशनरीज थे, इनफैक्ट जो आम घर से जो गए और जो स्ट्रगल कर रहे थे, उनकी वजह से आजादी में आजादी नहीं आई, सबकी वजह से आई, सबकी वजह से आई। मैं यहां पर पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, मैं यहां पर पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, और पॉलिटी जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं लॉस की बातें कर रहा हूं। तो जब मैं बापू की बात कर रहा हूं तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि बापू को जो एंगल देना था या जो दिशा देनी थी हमको, जो लीड करना था, वो हमको नए लॉस की तरफ ले जाएगा, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, जिसको हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। सो हैविंग सेड सो, मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूं, वरना ना लोग कमेंट में लिखने लगते हैं यार सर आपने सबका नाम नहीं लिया। ऐसी बात नहीं कर रहा, मैं यहां पर हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं यहां पॉलिटी पढ़ा रहा हूं। एंड बिकॉज बापू ने जो एग्जैक्टली हमको डायरेक्शन दी, दैट अल्टीमेटली लेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990। उनकी वो बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 से कनेक्ट हो रही है, इसीलिए मैं तुमको ये बात बोल रहा हूं। इस देश की इसकी फ्रीडम स्ट्रगल में हर एक ने, बच्चे से बच्चा, जिसने लास्ट में भी एक आवाज भी लगाई होगी ना कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसने भी कंट्रीब्यूट किया। सो एट दैट स्टेज आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ मिसकंसेप्शन है। तो इसी स्टेज पे ओके एक आध क्वेश्चन कर लेते, राइट। सो विच एक्ट एंडेड द डबल गवर्नमेंट इन इंडिया? अरे सर ये कैसा क्वेश्चन बीच में? तुम्हारे पास 60 सेकेंड है, अगर तुमने इसका आंसर दे दिया तो कमाल आंसर हो गया। विच एक्ट एंडेड द डबल गवर्नमेंट इन इंडिया?
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 या फिर पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784? 60 सेकेंड है तुम्हारे पास, फटाफट आंसर दे दो। विच एक्ट एंडेड द डबल गवर्नमेंट इन इंडिया? तो पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए फटाफट कि डबल गवर्नमेंट क्या है। ऑलराइट, सो यू हैव 10 मोर सेकेंड्स, फटाफट आंसर दो, ए बी सी और डी। तो डबल गवर्नमेंट एक्चुअली एंडेड लिखा हुआ है, ओके। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 डबल गवर्नमेंट का एंड नहीं था, डबल गवर्नमेंट की शुरुआत थी, जिसमें एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था जो कि कंपनी को रिप्रेजेंट करता था, इन दोनों के बीच में पावर्स डिवाइड की गई थी। बराबर है सर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की पावर्स को मिक्स कर दिया गया और एक ऑफिस बना दिया गया विच वॉज कॉल्ड एज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। और वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के पास दोनों की पावर्स आ गई। ये आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 से। क्वेश्चन में कभी भी रट्टो मत, दैट्स व्हाट आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग। डोंट ट्राई टू मेमोराइज थिंग्स, राइट? वंस यू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, तुम ये सारे क्वेश्चन बड़े आराम से आंसर दे दोगे। आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। मैं इसी साथ में तुम्हें एक क्वेश्चन और पूछूंगा। अगर मैं ये बात पूछूं कि कौन सी वर्ष में या कौन से लॉ से वो अरेंजमेंट खत्म हो गई, जो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 ने लाई, तो कभी कभी क्या नाम आता है, देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। कभी कभी नाम आता है कि डबल गवर्नमेंट कहां से हट गई, और कभी कभी वो ऐसे वर्ड ही नहीं यूज करेंगे। कभी कभी वो बोलेंगे ना ना ना, ऐसी बातें नहीं करते, बोलो अरेंजमेंट कब खत्म हुई, तो वो आंसर भी सेम ही होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। अब इनमें से कुछ क्वेश्चन मैं दोबारा वापस लेकर आऊंगा जब मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 पढ़ाऊंगा। तो अब हम उस स्टेज पर आ गए माय फ्रेंड्स, जब हमें सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 करना है। अब तक जो कुछ भी हमने पढ़ा है वो तुमको अब रिलेट करना स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 और 1935 करेंगे, एंड ये स्टोरी कंप्लीटली खत्म होगी जब हम लोग इंडिपेंडेंस के दिन बताएंगे। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 में क्या हुआ था, या पार्टीशन कैसे हुई थी, एवरीथिंग, एंड इट विल बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्लास। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू कि अब तक, अब देखो मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, अब मैं 4 एपिसोड्स में खत्म कर चुका हूं। सो नेक्स्ट क्लास में आधी क्लास या फिर 3/4 ऑफ द क्लास में मैं ये टॉपिक खत्म करूंगा, और फिर मैं 5वीं क्लास में या फिर लास्ट क्लास में एक बार रिकैप करने के लिए एमसीक्यूज लेकर आऊंगा, ओके। और फिर हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम एक ब्रेक ले लेंगे, 5 को हो गए, फिर हम उसको ब्रेक ले लेंगे। ये सीजन 1 खत्म, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स खत्म, फिर मैं तुम्हें प्रीएम्बल पढ़ाऊंगा। तो इस तरह से सीजन्स में डिवाइड करेंगे, ताकि जब तुम्हें रिवाइज करना है तो तुम्हें मालूम है 4-4, 5-5 एपिसोड्स के सेक्शंस होंगे, एंड दैट शुड बी, वो जब तुम्हें रिवाइज करना होगा ना, तब भी तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि हाँ यार हमने वो रिवाइज किया, और एक साथ 100 सेशंस देखने की जरूरत नहीं है। सो नेक्स्ट क्लास किसी हाल में मिस मत करना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट, ऑलराइट, एंड आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। इसको रिवाइज करो, लिखो, एमसीक्यूज करने की कोशिश करो, देखो तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिकॉज मेरी तरफ से एक ईमानदार कोशिश है टू हेल्प यू क्रैक दिस एग्जाम। इन द वर्ड्स ऑफ अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस, थैंक यू एंड जय हिंद।